कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड की एक नई हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करता हूँ। और यार अभी कुछ समय के लिए वीडियो लेट होंगी ही, क्योंकि मेरा वर्कलोड बढ़ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता तो था कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द सीरीज़ कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मेरा किस्मत से वर्कलोड बढ़ गया, तो क्या कर सकते हैं। खैर चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आपको मिले करेंगे एपिसोड्स, भले थोड़े से लेट हो सकते हैं लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, हमें दिखाया जाता है ये कंक्लूजन सीहाव के लिए हद से ज़्यादा क्रूअल था, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि रियून्ड इमॉर्टल ने ये सब बिल्कुल शांत, ठंडे और बेपरवाह टोन में बोला था। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक खुली हुई डिस्टेंट, जैसे सी हाउ एक जिंदा पर्सन हो ही न ऐसी थी। इस पल वहां मौजूद हर पर्सन स्टन रह गया। सबको लगा था कि फाइव फेस माउंटेन और रियून्ड इमॉर्टल के बीच एक ग्रेट बैटल होगी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि सब कुछ एक पल में खत्म हो जाएगा। लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, हुआंग के साथ हुआ क्या। ज़्यादातर लोगों ने इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्स का नाम भी पहली बार सुना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह श्राप है क्या और इसका असर कितना भयानक होता है। तब दूर से उस टिकरी के पास से एक और रियून्ड इमॉर्टल की वॉइस आती है। वो कहता है कि इस श्राप का शिकार होने वाले लोग इतने कम होते हैं कि आज के दिन उन्हें याद भी नहीं रखा जाएगा। मतलब ये तो बहुत कम लोग थे, इस वजह से उतना पॉपुलर नहीं था ऐसा। ठीक है, इस वक्त इमॉर्टल पैलेस का एल्डर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, आज के बाद हुआंग नाम का पर्सन कोई भी नहीं बचेगा। उसका दाव फाउंडेशन टूट चुकी है। कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। अब सबको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सज़ा मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। सीहाव मारा नहीं, लेकिन उसे ज़्यादा सब कुछ छीन लिया गया था। सीहाव जिसे उसने बनाया था सब छीन चुका था। याद रखो, ये वही सीहाव था जो सिर्फ 20 साल के एज में सेल्फ रिलीज रेलम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना चुका था। पुरानी जनरेशन के बहुत से लोग भी उसका सामना नहीं कर पाते थे। ऐसे हमें वॉर्पिंग जीनियस को मारना नहीं, बल्कि उसकी कल्टिवेशन तोड़कर जिंदा छोड़ देना, ये उसे रोज रोज मारने जैसा था। उसी पर सी विलिंग चिल्लाता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो आगे बढ़ते ही नहीं वाला होता है कि वो रियून्ड इमॉर्टल से सीधे लड़ पड़े। सी विलिंग कहता है कि वो अपने बेटे के लिए जान तक दांव पर लगा देगा, लेकिन सी हाउ तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, नहीं, बस एक शब्द, लेकिन उसमें गुस्सा, दर्द और मजबूती सब कुछ छुपा हुआ था। सी हाउ जानता था कि अगर उसके पेरेंट्स आगे बढ़े तो ये सिर्फ और लाशें बढ़ा देगा। वो इमॉर्टल पैलेस से नफरत करता था, लेकिन अपने माँ बाप को उस नफरत में खोना नहीं चाहता था। इसी बीच डिग्री से एक ठंडी वॉइस आती है। वो रियून्ड इमॉर्टल कहता है कि दुनिया का कुछ रूल्स होते हैं और सी हाउ ने अपनी औकात से ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश की। यह बात सुनकर सी फैमिली के लिए ये शब्द तलवार जैसे तेज होते हैं, ज़्यादा तेज थे। हमला रियून्ड इमॉर्टल ने किया था, लेकिन गलती सी हाउ की बताई जा रही थी, और फिर वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामने रियून्ड इमॉर्टल खड़ा था। सिल्वर वॉर के रिवॉर्ड के अंदर से आखिरी बार आवाज़ आती है। रियून्ड इमॉर्टल कहता है, अपनी बची हुई जिंदगी में जो कर सकते हैं कर ले। ये बात सीधे मजाक और ताना थी। उसके बाद 8 हेवनली हाउसेस आगे बढ़ते हैं। उसके चलने से स्पेस का स्ट्रक्चर हिलता है, जैसे आकाश खुद रास्ता दे रहा हो। जाने से पहले रियून्ड इमॉर्टल सी हाउ के हाथ में ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर और पास में आयरन ब्लड वॉर बैनर को देखता है। वो उन्हें छीन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पर फाइव फेस माउंटेन का एग्जिस्टेंस बीच में आ जाता है। वो सीधे कह देता है कि एक ही स्ट्राइक का वादा था और अब नहीं। रियून्ड इमॉर्टल बिना कुछ बोले वापस मुड़ जाता है। सिल्वर वॉर के रिवर स्पेस को चीर कर गायब हो जाता है। इमॉर्टल पैलेस का एल्डर हंसते हुए बोलता है, आज से ये हेवन वॉर्पिंग जीनियस सिर्फ एक बेकार इंसान है। जैसे ही रियून्ड इमॉर्टल चला जाता है, ये जगह शोर से भर जाती है। हर कोई एक ही बात रिपीट कर रहा था, हुआंग क्रिपल्ड हो चुका है। फाइव फेस माउंटेन लाइट में बदलकर किन क्लैन के डीप एरिया में चली जाती है। सीधे सेक्लूजन में इमॉर्टल किन आगे आता है। वो सिर्फ एक गहरी सांस लेता है। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। किन हाउ दौड़कर सी हाउ को संभालता है और उसे बिग ब्रो कहकर पुकारता है। चारों तरफ अलग अलग आवाज़ें गूंज रही थी। कोई दुखी था, कोई गुस्से में था, कोई खुश था। कुछ लोग धीरे से बोलते हैं, यह बहुत अन्याय हुआ। सी हाउ ने डेसोलेट बॉर्डर में खून बहाकर लड़ाई लड़ी और फिर भी उसी दुनिया ने उसे तोड़ दिया। कुछ लोग चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन, हेवनली कंट्री, अंडरवर्ल्ड, अर्थ, इन सब के लोगों के चेहरे पर राहत थी।
उनका फ्यूचर थ्रेट खत्म हो चुका था। किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, आखिरकार हुआंग का दिन भी आ ही गया। आखिरी बात ये थी, आज के बाद इस दुनिया में हुआंग नाम का कोई लेजेंड नहीं बचा, सिर्फ एक मॉर्टल पर्सन रह गया है। इस सीन के बाद काफ़ी लोग उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं, क्योंकि कुछ सेक्ट मास्टर्स बिल्कुल भी फेस नहीं दे रहे थे, उनकी आवाज़ लाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी आसपास के लोग सुन पा रहे थे। सी हाउ अपना सर उठाता है और उस डायरेक्शन में देखता है। वहाँ एक मिडल एज्ड मैन खड़ा होता है, बाल थोड़े बिखरे हुए, आंखें शार्प और काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सी हाउ उसे पहचान लेता है, ये जेड स्प्लेंडर सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। पहले यही सेक्ट मास्टर सबसे ज़्यादा फ्रेंडली था, स्टोन क्लैन से मैरिज के थ्रू रिलेशन बनाना चाहता था। इसी ने लीड ली थी, जिसके बाद और भी लोग आगे आए। मतलब वही यार, सब के असली चेहरे सामने आ रहे थे, ठीक है। सब स्माइल्स के साथ बोल रहे थे कि स्टोन क्लैन से कनेक्ट होना चाहते हैं। उस सेक्ट मास्टर के साथ ग्रीन क्लोथ्स यंग लेडी खड़ी होती है, शांत, ग्रेसफुल और काफ़ी ब्यूटीफुल। सी हाउ को याद होता है इसका नाम लूजू है और उसके मैनर्स काफ़ी अच्छे हैं। तब जेट स्प्लेंडर सेक्ट मास्टर अपनी बेटी से कहता है, चाइल्ड तुम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। पहले हमें थोड़ा डर था कि वहीं पर कोई ट्रबल क्रिएट ना करे, लेकिन अब देख कर लगता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ लाउड नहीं होती, लेकिन वो छुपाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए सी हाउ के पेरेंट्स तक सब क्लियरली पहुंच जाता है। सी हाउ समझ जाता है इसका इंटेंट ठीक नहीं है। असल में अगर सी हाउ से डर ना होता तो ये लोग कभी इमॉर्टल माउंटेन तक आते ही नहीं। ये वही लोग थे जिनका सी हाउ के साथ पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट था। कोई स्पिरिट रियलम एब्यूज में था, कोई रियल वर्ल्ड में उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था। इसलिए ये गिफ्ट लेकर आए थे, सिर्फ डेंजर न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब जब यह अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो चुका था तो इनकी एटीट्यूड तुरंत बदल गई थी। अभी कुछ ही टाइम पहले ये जेट स्प्लेंडर सेक्ट मास्टर किन क्लैन के हॉल में बैठकर हंस रहा था, सी विलिंग और किन येनिंग के साथ मैरिज डिस्कस कर रहा था, और अब सी हाउ क्रिपल्ड होते ही वो ओपनली हेजिटेट कर हॉस्टाइल हो गया। उसके दिमाग में एक थॉट चल रहा था कि पहले मैरिज के लिए इतना हम्बल बनना सिर्फ डेंजर अवॉइड करने के लिए उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट था। इसीलिए अब उसका टोन बिल्कुल बदल चुका था। इसी बीच कोई और हंसी के साथ कहता है, हे ये रिजल्ट सच में अनएक्सपेक्टेड है, लगता है हेवन का डिसीजन यही था। ये बोलकर वो स्वैगर के साथ निकल जाता है। जेट स्प्लेंडर सेक्ट भी हल्का सा स्माइल करता है, लूजू को साथ लेता है और प्रीसियस आर्टिफैक्ट पर चढ़कर स्काई में उड़ जाता है। इस पॉइंट पर पूरा एरिया नॉइसी हो जाता है। हुआंग जो एक एरा का लेजेंड था अब क्रिपल्ड हो चुका था। कुछ लोग सी हाउ के लिए रिग्रेट फील करते हैं, कुछ लोग खुलेआम खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये उनके ओपोनेंट्स थे सी हाउ के। कुछ लोग इनडिफरेंट थे, सिर्फ साइड से देख रहे थे। तब कोई हार्श टोन में कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। एक ट्रैश को देख कर क्या मिलेगा, यह बात सी हाउ के फैमिली के सामने बोली जाती है। एक और वुमेन बोलती है, लेकिन उसकी आवाज़ में सिंपैथी नहीं होती, उसका एंड पिटीफुल होता है। हेवन डिफाइन जीनियस था और अब कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई। उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल होती है। इसी वक्त एक एल्डर बोलता है, आंखें चमकती हुई, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें किन क्लैन में रह गई हैं। कोई पूछता है, दाव ब्रदर क्या भूल गए? वो कहता है, कुछ रेयर डिवाइन ट्रेजर्स जो पहले हॉल में रखे थे। सब समझ जाते हैं, वो अपनी गिफ्ट वापस मांग रहे हैं। एक के बाद एक लोग बोलने लगते हैं, मैंने भी कुछ चीज़ें वही छोड़ दी थी, हाँ मैंने भी वही भूल गया था। यहाँ तक कि जेट स्प्लेंडर सेक्ट के जो पहले जा चुका था वापस मुड़ कर आता है, बोलता है कि उसका भी कुछ रह गया है। तभी इमॉर्टल किन एंट्री लेता है और जोर से कोल्ड स्नॉट करता है। ये आवाज़ इतनी हैवी होती है कि पूरा एरिया शांत हो जाता है। कुछ लोग इंस्टेंटली डर जाते हैं, चले चाहे सी हाउ क्रिपल्ड हो, लेकिन इमॉर्टल किन और 5 फेस माउंटेन अभी भी वहाँ है। तब कोई जहरीली बात बोलता है, वापस लेने की क्या ज़रूरत, ये सब उस क्रिपल स्टोन क्लैन डिसाइपल को गिफ्ट ही रहने दो। इसी वक्त सी हाउ बोलता है, उसकी आवाज़ ठंडी होती है, आंखें शार्प। सी हाउ कहता है, र्यून्ड इमॉर्टल ने कहा था कि मेरे पास अभी भी 1 मंथ है, तुम लोग ये भूल गए क्या? ये सुनकर काफ़ी लोग पैनिक में आ जाते हैं। अगले ही पल सी हाउ राइट हैंड उठाता है, स्पेस में वॉइड वाइब्रेट होती है जैसे हवा और एनर्जी एक साथ एक्सप्लोड कर गई हो। एक आदमी जो इमॉर्टल पैलेस के नाम यूज़ कर रहा था डायरेक्ट हिट होता है, उसकी बॉडी फट कर एक ब्लड मिस्ट में बदल जाती है और वही मर जाता है। तभी सी हाउ सीधे बोलता है, उंगली उठाकर, तुम सब
को 3 दिन मिलते हैं। पहले जो गिफ्ट लाए थे उसका 10 टाइम्स अमाउंट लेकर आना, नहीं तो मैं खुद विजिट करूँगा। और ये याद रखना, अगर नहीं चाहते हैं कि ब्लड रिवर्स की तरह बहे तो मेरी बात मान लेना। इस थ्रेड के बाद सबके चेहरे पेल पड़ जाते हैं। आखिर में लोग अलग अलग इमोशंस के साथ डिसअपियर हो जाते हैं और इसी के साथ हुआंग की क्रिपल होने की न्यूज़ हवा की तरफ पूरे 3000 प्रोविंस में फैल जाती है। हमें दिखाया जाता है तभी इमॉर्टल एकेडमी का सुप्रीम बिंग आगे आता है। सेक्रेट एकेडमी का ओल्ड मॉन्स्टर भी वहां पहुंच चुका होता है। दोनों ग्रेट एक्सपर्ट के चेहरे पर रिग्रेट और एंगर दोनों साफ दिख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाते, पानी की पोजीशन में नहीं होते, कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं होता है। ऐसा था, ठीक है। जब वो सी हाउ को सामने खड़े होते हैं तो उनके अंदर गिल्ट होता है। उन्हें लगता है कि शायद वो हुआंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इमॉर्टल एकेडमी का सुप्रीम बिंग कहता है, लिटिल फ्रेंड यू वो बात पूरी कर ही नहीं पाता, बस एक गहरी सांस लेता है। सी हाउ शांत वॉइस में जवाब देता है। सी हाउ कहता है, ये सीनियर्स की गलती नहीं है। वो यहाँ एक्सप्लेन होता है कि जिसने एक्शन लिया था वो एक र्यूंड इमॉर्टल था। अगर इमॉर्टल एकेडमी और सेक्रेट एकेडमी के ये दोनों सुप्रीम बिंग 9 हेवंस वापस न जाते तो उन्हें भी यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ता, शायद वो भी क्रिपल हो जाते। दोनों ग्रेट एक्सपर्ट जिद्दी लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हुआंग के साथ गलत किया। थोड़ा कंसोलेशन, कुछ शिफ्ट्स और रिग्रेट के बाद दोनों सुप्रीम बिंग वापस 9 हेवंस चले जाते हैं। वो अपने साथ आयरन ब्लड वॉर बैनर भी ले जाते हैं। धीरे धीरे किन क्लैन शांत हो जाता है। तब सेलेस्टियल क्लैन का एल्डर बोलता है। सेलेस्टियल क्लैन का एल्डर यूनजी से कहता है, अब चलने का टाइम आ गया है। बाहर से वो काम लगता है, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग छुपा नहीं पाता। उसके लिप्स के कोने पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद उसके लिए हुआंग अब क्रिपल है। उसे लगता है कि फ्यूचर में हुआंग से कोई डेंजर नहीं है, ना ही कोई डर कि वो फिर से पीक पर जाकर दुनिया डोमिनेट करेगा। सेलेस्टियल क्लैन का एल्डर हंसी के साथ कहता है, यूनजी को ले जाने की तैयारी करता है। लेकिन यहीं पर सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। यूनजी जाने से मना कर देती है। सेलेस्टियल क्लैन का एल्डर शॉक्ड होकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहता है कि हुआंग ऑलरेडी क्रिपल्ड है। फ्यूचर में जब ओल्ड एंसेस्टर इमॉर्टल किन से बात करेगा तो फ्लाइंग इमॉर्टल स्टोन वापस ले लेंगे। यूनजी को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनजी फर्म कहती है कि वो यही रहेगी। सेलेस्टियल क्लैन का एल्डर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि क्या यूनजी पागल हो गई है। यहाँ नरेटर एक्सप्लेन करता है कि जब पहले एल्डर यूनजी को किन क्लैन लाया था तब यूनजी कंटिन्यूसली अपोज कर रही थी। उसने किन क्लैन के ग्रेट हॉल में भी डायरेक्टली मना कर दिया था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी थी। यूनजी कामली बोलना शुरू करती है कि जब हुआंग पावरफुल था, हाई पोजीशन पर था, तब सब लोग उसे रोक नहीं पाए, इसलिए उसके पास रहने के लिए उसे फोर्स किया गया। उस टाइम उसे ये सब बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगा था। यूनजी कहती है कि अगर सेलेस्टियल क्लैन को ऐसा सर्वाइव बनना पड़े तो वो सेलेस्टियल कहलाने के लायक ही नहीं है। अब जब हुआंग के साथ बुरा हुआ तो तब वो यही रहना चाहती थी। वो कहती है कि पास्ट में हुआंग ने उसके लिए ब्लडी बैटल्स लड़े, हज़ारों किलोमीटर तक उसकी प्रोटेक्शन की, फिर भी उसे ऐसे ट्रीट किया गया। यूनजी क्लियर वर्ड्स में कहती है कि अब चाहे हुआंग मॉर्टल बन जाए, कल्टीवेशन ख़त्म हो जाए, वो फिर भी लोअर रियलम तक उसके साथ जाएगी और उसकी केयर करेगी। सब वर्ड्स यूनजी बिल्कुल काम माइंड से बोल रहे थे। सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर गुस्से में बोलता है कि वो पागल हो चुके हैं। यूनजी जवाब देती है कि उसने पहले हुआंग को लेट डाउन किया था और ये उसका रिपेमेंट है। वो कहती है कि जब हुआंग ग्लोरियस था तब वो दूर से ही देख सकती थी, अब जब वो वीक है उसे किसी की ज़रूरत नहीं। यूनजी मुड़ कर किन क्लैन के अंदर चल देती है। अंदर सी हाउ लोगों से घिरा होता है। सब उसे एग्जामिन करना चाहते थे, लेकिन सी हाउ मना कर देता है। सी हाउ कहता है कि कर्स पावर ऑलरेडी उसके अंदर है, अगर किसी ने एग्जामिन किया तो बाकी लोगों को भी नुकसान हो सकता है। इसी मोमेंट पर यूनजी आगे आती है। सी हाउ की माँ किन यिनिंग भी शॉक्ड हो जाती है। यूनजी सी हाउ से कहती है कि हिम्मत रखें, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। सी जीलिंग पूछता है कि यूनजी क्या कहना चाहती है। यूनजी कामली कहती है कि वो सी हाउ के साथ लोअर रेलम जाएगी और उसकी केयर करेगी। सब लोग स्टन रह जाते हैं। सी हाउ कहता है कि वो जल्दी एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसा हो जाएगा, इसलिए यूनजी के लिए उसके साथ जाना सही नहीं है। यूनजी जवाब देती है कि स्टोन विलेज में नॉर्मली लाइफ
अच्छी होती है, शांत और पीसफुल। सी हाउ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि वो सच में मॉर्टल बनना चाहता है और थोड़ी शांति चाहता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स और बाकी लोग और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। किन यिनिंग रोती हुई कहती है कि अगर सी हाउ के अंदर दर्द छुपा है तो रो लेने दे। सी हाउ अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहता है कि आंसू उसका मन सच में शांत है। यूनजी उसके पास खड़ी रहती है। किन हाउ बोलता है कि उसे भरोसा है कि उसका भाई एक दिन वापस आएगा और रियूंड इमॉर्टल को गिराएगा। अगर सी हाउ फाइट नहीं करेगा तो वो खुद करेगा। सी हाउ कुछ नहीं कहता, बस उसके कंधे पर हाथ रखता है। बाद में यूनजी मेडिसिनल सोप लाती है और सी हाउ के पास ही रहती है। सी हाउ यूनजी को देखकर कहता है कि अभी वो पूरी तरह क्रिपल्ड नहीं हुआ है, अभी एक मंथ बाकी है। 3 दिन बाद कई सेक्ट गिफ्ट लेकर आते हैं, पहले से 10 टाइम्स ज़्यादा। कुछ सेक्ट इमॉर्टल पैलेस का सपोर्ट लेने लगते हैं। इमॉर्टल पैलेस का एल्डर कहता है कि हुआंग ऑलरेडी क्रिपल्ड है और ट्रू इमॉर्टल उसे लेसन सिखा चुका है। मतलब ट्रू इमॉर्टल यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। लेकिन चौथे दिन सी हाउ खुद एक्शन लेता है। वो एक बड़ा सेक्ट तबाह कर देता है। हाई लेवल लोग मारे जाते हैं, ट्रेजरी लूट ली जाती है, न्यूज़ आग की तरफ फैल जाती है। लोग पैनिक में गिफ्ट लेकर किन क्लैन भागने लगते हैं। इमॉर्टल पैलेस मैसेज भेजता है और सी हाउ सीधे जवाब देता है कि रियूंड इमॉर्टल को फिर से भेज दो। सब शॉक्ड हो जाते हैं, कोई भी इमॉर्टल पैलेस से बाहर नहीं आता। आखिरकार सारे सेक्ट 10 टाइम्स कंपनसेशन देने को मजबूर हो जाते हैं। अंत में 10 दिन बाद सी हाउ अपने पिता से कहता है कि अब घर लौटने का समय आ गया है। यहीं से उसका होमवर्ड पाथ शुरू होता है। अब गाइस देखना भी थोड़ी देर मैं ना यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो थोड़ा ना जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो, ठीक है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं एपिसोड को। वी आर गोइंग होम। सी विलिंग भारी मन से सर हिला देता है। उसका सीना अंदर से भरा हुआ होता है। दर्द से वो अपने सबसे बड़े बेटे को देखते हैं और खुद को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। उसका बेटा जिसके पास हेवन वॉपिंग टैलेंट था, जो इस ग्रेट एरा का सबसे यंग और सबसे पावरफुल सेल्फ रिलीज रेलम कल्टिवेटर था, जिसने रिकॉर्ड्स तोड़े थे, जो एक लेजेंड बन चुका था। और फिर आखिरी में उसका एंड ऐसे हुआ। सी विलिंग किन यिनिंग दोनों के लिए उनका बेटा बहुत ज़्यादा कष्ट झेल चुका था। इन सिचुएशन में थे ना, बहुत लाचारी वाले ऐसा था, ठीक है। वो हिस्ट्री बदल सकता था, वो दुनिया के ऊपर से देखने की ताकत रखता था, अनमैच्ड एग्जिस्टेंट बन सकता था, लेकिन उसे किसी ने क्रिपल कर दिया। किन यिनिंग फूट फूट कर रो पड़ती है। वो कहती है कि वो घर जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। बाहर की दुनिया में पिछले कुछ दिनों में सी हाउ का नाम फिर से फैल चुका था। उसने लगातार कई सेक्ट क्रश कर दिए थे, सबको झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन माँ होने के नाते किन यिनिंग को ये सब ग्लोरी नहीं दिखती। उसे सिर्फ एक बात दिखती है, ये उसका बेटे का फाइनल ब्रिलियंस है। सिर्फ 1 महीने बाकी है। किन हाउ आगे बढ़कर बोलता है। वो कहता है कि 3000 प्रोविंस में अपने भाई के रिटर्न का इंतजार करेगा। पीछे खड़ा इमॉर्टल किन धीरे से सांस लेता है। उसे सब पता होता है, कल्टिवेशन सेवर्ड, दाव क्रिपल्ड। जल्द ही सी हाउ एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएगा और फिर वापस आना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन किन हाउ और डेसोलेट बॉर्डर से आए बच्चे चुप नहीं रहते। कई 100 बच्चे, लड़के लड़कियां मुट्ठी बांध कर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने बिग ब्रदर का वेट करेंगे या बदला लेंगे। ये वही बच्चे होते हैं जिनसे सी हाउ डेसोलेट बॉर्डर से लेकर आया था। कुछ अभी भी टीनेजर भी नहीं बने थे। सबकी आंखें लाल होती हैं, डार्क भी है, दर्द भी है, पर साथ ही एक नया रिजॉल्व भी। सी हाउ धीरे से बोलता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि इतने सालों में लोअर रेलम्स के 8 रीजन्स कैसे गए होंगे। पिछली बार जब वो वॉइड गॉड रेलम में आया था तब बहुत जल्दी में हुआ था, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। उसे कुछ देखने समझने का मौका ही नहीं मिला था। सी हाउ इमॉर्टल किन की तरफ देखता है। वो लोअर रेलम के बारे में पूछना चाहता था। इमॉर्टल किन सर हिला देता है। उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट होती है। वो बताता है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। हेवंस की विल के खिलाफ जाना अब पॉसिबल नहीं है, किसी को भी नीचे भेजना मुमकिन नहीं। फिर वो सी हाउ को फॉलो करने के लिए कहता है।
किन क्लैन के डेप्थ में एक एंशिएंट माउंटेन के सामने स्पेस अनस्टेबल हो रखी होती है। प्राइमल कयोस वहाँ सर्ज कर रहा होता है जगह धुंधली और मिस्टीरियस होती है। इमॉर्टल किन बताता है कि ये एक स्पेशल नोड है नॉर्मल एज में, यहीं से मैजिकल फोर्स प्रोजेक्शन लोअर रेलम में भेजी जा सकती थी, लेकिन अब यह इम्पॉसिबल है। सीहाउ ध्यान से देखता है, उसे लगता है कि जैसे एक क्रिस्टल वॉल हो जिसमें क्रैक्स हैं, जैसे दूसरी दुनिया झलक दिखा रही हो। इमॉर्टल किन क्लियर करता है, अगर फोर्सफुली अटैक किया गया तो व्हील ऑफ हेवन सीधे इमॉर्टल प्रिमोडियल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देगी। सीहाउ समझ जाता है ये एज ही गलत है। ये एक अच्छी बात भी है, इसका मतलब हायर रेलम्स के लोग भी लोअर रेलम में इजीली इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बाद किन क्लैन का स्टोर रूम खोल दिया जाता है। अंदर काफी शॉकिंग होता है। डिवाइन वेपन्स, रेयर बोन्स, फॉर्मेशन कोर्स, मेडिकल ट्रेजर, इतना सब कुछ होता है कि सीहाउ खुद थोड़ा स्टन रह जाता है। इमॉर्टल किन मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि 10 टाइम्स कंपनसेशन सीहाउ ने खुद मांगी थी। सीहाउ हंस देता है। इस दौरान वो बिल्कुल पैनिक नहीं करता, उसके मन शांत रहता है, जैसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया हो। सीहाउ मतलब चेस्ट के बाद चेस्ट भर कर ट्रेजर जाइंट बोर्ड पर रखा जाता है। चेस्ट मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा, ठीक है। मेडिसिनल फील्ड तक अप्रूव कर के लाई गई होती हैं। आखिर में सीहाउ कहता है लेट्स गो। हंड्रेड्स ऑफ बच्चे ऑलरेडी बोट पर खड़े होते हैं, आंखों में आंसू भी होते हैं और एक्साइटमेंट भी। सीहाउ यूनजी की तरफ देखता है, वो पर्पल रोब्स में खड़ी होती है, एलिगेंट, काम, डिटरमाइंड। सीहाउ पूछता है कि क्या वो सच में मेरे साथ चलना चाहती है। यूनजी बिना हिचकिचाए हाँ बोल देती है। किन यिनिंग उसे अपने पास बुला लेती है, वो उसे बेटी जैसे ट्रीट करती है। यूनसी थोड़ी एम्बेरेस्ड हो जाती है। तब सीहाउ गोल्डन लायन की तरफ मुड़ता है। गोल्डन लायन को डेंजर महसूस होता है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं। वो अंदर खुश था कि 1 महीने बाद फ्री हो जाएगा। सीहाउ सीधे पूछता है क्या वो उसके क्रिपल्ड होने का वेट कर रहा है। गोल्डन लायन लाउडली डिनाई करता है। वो बोलता है कि दोनों एक ही थ्रेड के लोकस्ट हैं। सीहाउ कामली कहता है कि लोअर रेलम में ले जाना रिस्की हो सकता है। ये सुनकर सब लोग समझ जाते हैं सीहाउ सच में मान चुका है कि मिरेकल नहीं आएगा। सीहाउ कैजुअली बोल देता है शायद जर्नी से पहले लायन मीट स्ट्यू ही बना ले। किन हो तुरंत स्पेयर आगे कर देता है। गोल्डन लायन सच में डर जाता है। इसी वक्त इमॉर्टल किन बोलता है कि उसके पास एक सॉल्यूशन है। वो एक पुराना स्क्रोल निकालते हैं। स्क्रोल खुलते ही मैजिकल फोर्स सर्च करता है, नेचुरल लॉस इंटरवाइन होते हैं। गोल्डन मिस्ट हवा में फैल जाती है और हमें यही से फिर नेक्स्ट स्टेज में एंटर होना स्टार्ट करती है। तो गाइस देखते हैं अब क्या होगा यार, पता है मतलब बवाल होगा। मेरे को पूछो मैं सब बताऊंगा, लेकिन तुम लोग पूछते ही नहीं हो तो मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। चलिए कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है अब आगे। ये क्या है, सीहाउ ने इमॉर्टल किन से पूछा। इमॉर्टल किन ने कामली जवाब दिया। वो बताता है कि मेरा मास्टर सर्वेंट एग्रीमेंट है, एक एंशिएंट आर्टिकल पिछले ग्रेट एरा का लिखा हुआ, शायद किसी बहुत बड़े दाव एक्सपर्ट का क्रिएशन। ये उसे हिस्टोरिकल रून्स में मिला था। जैसे ही गोल्डन लायन ने यह सुना उसका चेहरा बदल गया है। वो इंस्टेंटली पीछे हट गया। उसका रीज़न सिंपल था, उसने पहले भी सुना था कि एक बार अगर ये एग्रीमेंट एक्टिवेट हो गया तो साइनर कंप्लीटली स्लेव बन जाता है, मतलब जो साइन करता है वो स्लेव बन जाता है, ठीक है। नो एस्केप नो रेजिस्टेंस। सीहाउ ने स्क्रोल हाथ में लिया, ध्यान से पढ़ा। जैसे ही उसे इसका काम समझ आया उसने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं किया। उसी पल उसने एग्रीमेंट एक्टिवेट कर दी। तुरंत डिवाइन लाइट एक्सप्लोर होती है। ये लाइट हवा को चीर कर फैल जाती है। सीहाउ गोल्डन लायन दोनों एक साथ कवर कर लेती है। ये कोई सिंपल लाइट नहीं थी, ये नेचुरल लॉस का प्रेशर था जो स्पेस को कंप्रेस कर रहा था। गोल्डन लायन जोर से चिल्लाता है, उसका पूरा शरीर झटकों में आ जाता है। वो स्ट्रगल करता है, रोर करता है, लेकिन उसकी हर मोमेंट इनविंसिबल लॉ चेन्स के अंदर बंध जाती है। कुछ समय बाद लाइट धीरे धीरे डिम हो जाती है। सीहाउ अपने अंदर इफेक्ट महसूस करता है। वो नोट करता है रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट था। गोल्डन लायन गुस्से में भरा होता है। ये एग्रीमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर था। अगर फ्यूचर में सीहाउ बीमार हुआ या उसकी डेथ हुई तो गोल्डन लायन भी साथ ही मरेगा, लेकिन अगर गोल्डन लायन को कुछ हुआ तो सीहाउ पर कोई असर नहीं होगा।
इस एग्रीमेंट के अंदर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस इनग्राव्ड थे। अगर लायन ने सी हाउ की बात ना मानी तो नेचुरल लॉस खुद उसे पनिश करेंगे। इमॉर्टल किन एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि टेक्निकली इस एग्रीमेंट भी गलत है। टेक्निकली इससे एग्रीमेंट कहना भी गलत है। ये असल में एक मॉर्टल दाव डिग्री है जिसमें सबसे पावरफुल नेचुरल लॉस इनग्राव्ड हैं, ऐसे लॉज जिनका विरोध इमॉर्टल के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। गोल्डन लायन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिर में वो बस सर झुकाकर सी हाउ के पीछे चल पड़ता है। सी हाउ कामली बोलता है अगर लायन फॉलो नहीं करना चाहता तो वो यहीं 3000 प्रोविंस में रह सकता है। गोल्डन लायन तुरंत मना कर देता है। अब वो सी हाउ के साथ बंध चुका था। अगर सी हाउ लोअर एलम में मर गया तो लायन भी मरेगा, इसलिए वो चाहता था कि सी हाउ जिंदा रहे और उसके लिए उसका साथ देना ही बेस्ट ऑप्शन था। दूसरी बात यह थी कि अगर वो यहीं रुक जाता तो सब सेट उस पर टूट पड़ते। सी हाउ ने पिछले दिनों में इतनी दुश्मनी कर ली थी कि उसके जाते ही सब बदला लेते। गोल्डन लायन किसी का टारगेट बनना नहीं चाहता था और कहीं ना कहीं उसे ये ह्यूमन अलग भी लगता था। अगर फ्यूचर में कोई मिरेकल हुआ तो कल्टीवेशन वापस आना भी इम्पॉसिबल नहीं था। इस छोटे से एक पल में गोल्डन लायन ने अपना डिसीजन ले लिया। आखिरकार वॉरशिप आसमान में आगे बढ़ती है। इसमें मैसिव डिवाइन दाव और होती है, हेवनली ट्रेजर्स का पहाड़। सी हाउ के पेरेंट्स और डेसोलेट बॉर्डर के बच्चे सब साथ होते हैं। इमॉर्टल किन हाउ उन्हें दूर तक छोड़ने जाते हैं। गोल्डन लायन इमॉर्टल किन को देखकर आंखें घुमाता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता गोल्डन लायन। लेकिन सच ये था कि इमॉर्टल किन ने सी हाउ को एक प्राइविलेज गिफ्ट दिया था। इस कंडीशन में गोल्डन लायन जैसे हेल्पर बहुत कीमती था। फिर वो जगह आती है क्रूसीफिक्स यिन यान अर्थ। कभी ये एक लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन था और आज बस खामोश खाक का समुंदर था। जैसे ही वो वॉरशिप वहाँ एंटर करती है, न्यूज़ ऑलरेडी फैल चुकी होती है। सबको पता चल चुका होता है कि हुआंग जा रहा है। कई सेक्ट्स के लोग दूर से फॉलो करते हुए आ जाते हैं। सी हाउ कोई चीज़ छुपाता नहीं। ये इंस्टेंट पाथ हर किसी के लिए नहीं था। गोल्डन लायन जैसे ब्लड लाइन वाले भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते प्रेशर को। खुद सी हाउ को भी गेट से गुजरने के लिए पहले लाइफ एंड डेथ ट्रायल झेलना पड़ा था। ये मॉडल किन आसपास देखता है और सिर्फ करता है। वो कहता है कि यह जगह कभी एक अनमैच्ड एग्जिस्टेंस का घर थी। रेस्ट्रिक्टेड रीजन का मतलब ही होता है जहाँ किसी और का कदम रखना मना हो। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सी हाउ बताता है ये एसेस असल में गॉड्स और डेविल्स के जलने के बाद बची हुई है। ज़मीन पर राख बिछी होती है। हवा और समय के बाद भी ये राख हटी नहीं थी। कभी कभी गोल्डन बोन्स, पर्पल नेल्स, ब्लैक टीथ दिखाई देते हैं। ये देखकर सब लोग कांप जाते हैं। सी हाउ आगे बढ़ता है। वो यिन और यान एनर्जी रिलीज करता है। जमीन पर 2 स्ट्रीम्स उभरते हैं, एक ठंडी डार्क यिन स्ट्रीम, एक चमकती हुई यान स्ट्रीम। आसमान में स्पेस टीयर होती है। 2 मैसिव रिवर्स दिखाई देते हैं, एक ब्लैक एक गोल्डन। दोनों रोर करते हुए इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब वही आपस में मिलते हैं, ऐसा था। ठीक है, ये वही जगह थी जहाँ लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन का कोर था। सब लोग सांस रोक लेते हैं। इसी वक्त किन हाउ आगे आता है। वो अपने पेरेंट्स को गले लगाता है। वो रो पड़ता है, पर फिर सी हाउ को हक करता है। वो करता है कि वो स्ट्रांग बनेगा और एक दिन सबको वापस लाने आएगा। वॉरशिप आगे बढ़ती है। नीचे लोग बातें करने लगते हैं। कोई पिटी करता है, कोई कहता है ये एक्साइल है, कोई सिर्फ चुपचाप देखता है। सी हाउ शिप के बो पर खड़ा होता है। वो लास्ट टाइम पीछे देखता है, फिर वो अपनी स्लीव्स घुमाता है। वॉरशिप गायब हो जाती है। अब सिर्फ सी हाउ रहता है। उस पल यिन और यान रिवर्स के बीच स्पेस वायलेंटली कंप्रेस होने लगती है और वहाँ से एक गेट फॉर्म होता है। ये कोई साउंड इफेक्ट नहीं था, ये नेचुरल लॉस के कोलाइड होने से पैदा हुआ मैसिव वाइब्रेशन था जिसमें स्पेस हिल जाती है और गेट मेटेरियलाइज होता है। सी हाउ बिना रुके सीधे उस गेट में घुस जाता है। वो जा चुका था। उस दिन के बाद इस वर्ल्ड में हुआंग का नाम नहीं रहा, मतलब हुआंग का नाम कोई नहीं रहा। हुआंग के नाम का कोई नहीं रहा यार, ऐसा था। ठीक है, बस लोग थे जो उस लाइफ रेफ्रिजरेटेड रीजन के वॉइड में खामोशी से ये सीन देखते रह गए थे। तो सी हाउ अब लोअर रेलम जा चुका है। हमें दिखाया जाता है हुआंग दाव गेट के अंदर जा चुका था। अगले ही पल वो गेट के पीछे पूरी तरह गायब हो गया।
वो गेट के पीछे पूरी तरह गायब हो चुका था, मतलब वहां से गिरा चुका था। ठीक है, जमीन पर तुरंत हंगामा मच गया। हर तरफ आवाज ही आवाज थी, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। कंफ्यूजन, शॉक, एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ। सबको अब यकीन हो चुका था सब में एक एंशिएंट पाथ एग्जिस्ट करता था, सच में एक एंशिएंट पाथ एग्जिस्ट करता था। लोग हैरान थे और ये डाउट में थे। आखिरी पल तक हुआंग फिर भी इतना हैविंग डिफाइन निकला। अपनी क्रिपल्ड कंडीशन में भी उसने कई ऐसे मिस्टीरियस पाथ ढूंढ लिया जो बाकी लोगों को दिखता भी नहीं था। कुछ लोगों की आंखों से तेज लाइट चमकने लगी। वो आसमान में बह रहे यिन यान और ग्रेट यांग रिवर को घूर रहे थे। उनके बीच जो गेट बना था वो अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। ग्रेट यिन रिवर तेज बह रही थी, उसके अंदर से काफी काली धुंध निकल रही थी, जैसे वो किसी डेविल रेलम का रास्ता हो। ग्रेट यान भी वैसा ही था, पिघलने वाला हो, आसमान पिघलने वाला ऐसा सीन था। एक कल्टिवेटर बोलता है, वो कहता है कि उसने पहले भी सुना था कि लोअर रेलम की 8 रीजन्स बहुत मिस्टीरियस है। पिछले समय में विशेष 10 जैसे बींग्स वहां आते जाते रहे हैं। इसका मतलब वहां कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। दूसरा कल्टिवेटर बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है कि हमेशा से रूमर्स रहे हैं कि 8 रीजन्स के अंदर हेवन शॉकिंग चीजें छुपी हुई हैं। कुछ लोगों की आंखों में लालच चमकने लगता है, सब गेट की तरफ ही देख रहे थे। तब अचानक एक आदमी धीरे से बोलता है, वो पूछता है, क्या कोई है जो इस रास्ते से लोअर रेलम जाकर देखना चाहते हो? यह सुनकर काफी लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, आखिर हुआंग इतनी जल्दी 9 हेवेंस छोड़कर लोअर रेलम क्यों जा रहा है? उन्हें लगता है कि जरूर वहां कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ हुआंग को पता है, मतलब ऐसी चीज़ जिससे मतलब ठीक हो सकता है ऐसा। तो ठीक है, उनके हिसाब से हुआंग इतना पावरफुल बना ही इसलिए है क्योंकि उसने लोअर रेलम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाया था। इसी शक के चलते कुछ लोग रिस्क लेने लगते हैं। जब ये सच ग्रेट सेट के एल्डर्स तक पहुंची तो उन्होंने सीधे डिसीजन लिया। उन्होंने अपने कुछ लॉयल डिसाइपल को आगे भेज दिया। उनका सोचना था सिंपल था, चाहे कुछ मिले या ना मिले सेट को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आखिरकार यंग कल्टिवेटर्स और कुछ बड़े एक्सपर्ट्स आसमान की तरफ उड़े। डर को पीछे छोड़कर वो उस जगह की तरफ बढ़े जहां यिन यान ग्रेट इंटरसेक्ट कर रहे थे। वहां प्राइमल का यश फैला हुआ था, गेट अभी भी फेंटली दिख रहा था। तब अचानक एक भयंकर चीख गूंज उठी। उस एक चीख के साथ ही सब लोगों के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई, दिल जोरों से धड़कने लगे। कुछ लोगों का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आगे का सीन देखकर कुछ लोग चीख भी निकाल देते हैं। जो हुआ वो ये था कि कई लोग एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में एक साथ गेट में घुस गए थे, लेकिन गेट के अंदर जाते ही उनके बॉडी डायरेक्टली फट जाते हैं। कोई चीखने का मौका तक नहीं पाता, शरीर ब्लास्ट हो जाती है, ब्लड मिस्ट में बदल जाते हैं सभी लोग, और साथ ही उनकी स्पिरिट भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। न हड्डियां बची न कोई निशान। ये सिर्फ एक या दो लोगों के साथ नहीं होता, कई दर्जन एक्सपर्ट्स एक ही पल में कंप्लीटली इरेज हो गए थे। पीछे खड़े लोग कांपने लगते हैं, सिर्फ एक दम रुक जाते हैं, सब लोग एकदम से रुक जाते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं। डर इतना ज़्यादा होता है कि कोई बोल भी नहीं पा रहा होता। कुछ लोग चिल्लाते हैं, वो पूछते हैं, जब हुआंग शांति से चला गया तो हम जाते ही क्यों मर गए? तब जमीन से एक सेट मास्टर आगे आता है। वो एक पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करता है और गेट के अंदर भेजता है ताकि टेस्ट कर सके। जैसे ही आर्टिफैक्ट गेट के अंदर जाता है उस पर एक भयानक प्रेशर पड़ता है और वो तुरंत चूर चूर हो जाता है। एक पावरफुल ट्रेजर सीधे पाउडर बन जाता है। अब पूरी जगह बिल्कुल शांत हो जाती है। आसमान में जो लोग जाने वाले थे उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब वापस मुड़कर भाग जाते हैं। उनके लिए ये गेट सीधे नरक का रास्ता लग रहा था। कुछ लोग अभी भी मान रहे थे कि तैयार नहीं थे। उन्होंने अलग अलग तरीके ट्राई किए लेकिन सब फेल। अब सब चुप हो गए थे। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर हुआंग कितना पावरफुल था? उसने बिना किसी एफर्ट के शांति से उस रास्ते को पार कर लिया। आखिर में ग्रेट यिन और यान रिवर धीरे धीरे शांत हो जाती है। प्राइमल क्योस हट जाता है, पूरी गेट पूरी तरह से गायब हो जाती है। तब सब समझ जाते हैं ये रास्ता सिर्फ हुआंग के लिए था। सी हाउ के लिए ये भी रास्ता आसान नहीं था। बस फर्क इतना था कि वो पहले एक बार इस पाथ से गुजर चुका था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम पर नेचुरल लॉस का प्रेशर उस पर पड़ता है। कुछ दूर जाते ही सी हाउ के होंठों से ब्लड टपकने लगता है। स्टोन स्टेप्स
स्पेस के अंदर घूमते हुए जा रहे होते हैं। आसपास प्राइमल का व्यवस्था, कभी कभी उसे दूर से रोरिंग जैसे साउंड सुनाई देते हैं। सी हाउ ध्यान से महसूस करता है ये किसी बीस्ट की आवाज़ नहीं थी, ये अलग अलग नेचुरल लॉस के टकराने से पैदा होने वाली वाइब्रेशंस थी। सी हाउ मन में सोचता है कि इस जगह की पावर अभी उसकी समझ से बाहर है, और वो आगे बढ़ता है। उसे एहसास होता है कि ये स्टोन स्टेप्स आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, ये कोई नेचुरली फॉर्म्ड पाथ नहीं है। तब उसे एक पुरानी बात याद आती है। इमॉर्टल डोमेन छोड़ते वक्त लाइटनिंग एबिस में भी ऐसे ही स्टोन स्टेप्स थे। टाइम का एहसास खत्म हो जाता है। एक दिन, 2 दिन या 3 दिन, उसे खुद नहीं पता होता कितने दिन बीत चुके थे। प्रेशर बढ़ता जाता है, हर कदम पर लगता है जैसे बड़ा बड़ा स्टार उस पर गिर रहा हो। आखिरकार बहुत दूर जाने के बाद उसे लगता है ज़मीन दिखाई देती है। सी हाउ जोर से खांसी करता है। वो पाथ से बाहर आ चुका होता है। उस पल उसे एक पहचानी हुई डेसोलेट फीलिंग महसूस होती है। सी हाउ मन में सोचता है ये लोअर रिलम्स की 8 रीजन्स है। तब अचानक उसकी सेंसेस हिल जाती हैं। हवा में एक गहरी मेडिसिनल फ्रेगनेंस थी, इतनी पावरफुल लग रही थी कि जैसे स्पिरिट तक जग उठेगी हो। सी हाउ शॉक में आ जाता है। ये नॉर्मल मेडिसिन नहीं हो सकती थी, ये सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती थी, लॉन्ग लाइफ मेडिसिन। सी हाउ स्टन हो जाता है। लोअर रेलम में लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन, उसके सामने एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट खड़ा होता है, उस पर लिखा होता है लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन। सी हाउ का चेहरा सख्त हो जाता है। लोअर रेलम भी प्रिजन के अंदर प्रिजन था। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो ऐसे ही यार, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।